ऑल राइट, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम एस बी आई क्लर्क मेंस का जो कल का एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 10 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका एनालिसिस देखने वाले हैं। अब ये एग्ज़ाम क्योंकि मैंने भी दिया है, फर्स्ट डे का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो मेरा शिफ्ट था। तो मैं उसका आपको एनालिसिस बताऊंगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो बेसिकली हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, सेक्शन वाइज मैं आपको बताऊंगा कि मतलब लेवल कैसा था। अभी देखो, जो एस बी आई वाला एग्ज़ाम है, एस बी आई क्लरिकल वाला जो एग्ज़ाम है, मैं पिछले 5 साल से दे रहा हूँ। मतलब इसके मैं पाँच बार इसके अटैम्प्ट दे चुका हूँ, जिसमें से मैं ये तीसरा मेरा मेंस था। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि हर सेक्शन वाइज क्या मुझे चेंजेस फील हुए हैं और कितना ऑलमोस्ट कट ऑफ रह सकता है। और कल भी आपका एग्ज़ाम है, 12 तारीख को भी है, शिफ्ट है आपकी। तो उसके लिए आप किस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, क्रिस्पी रहेगा कि थोड़ा आइडिया लगाने के लिए कि हाँ ठीक है कि आपका इतना अटैम्प्ट रहा है, तो उसके हिसाब से मतलब कैसा परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है जी ए वाले सेक्शन से। अब जो जी ए के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 10/4/2025 को जो एग्ज़ाम हुए थे, 7:30 की शिफ्ट थी जो मेरी शिफ्ट थी, और 12:30 PM वाली शिफ्ट थी। इन दोनों शिफ्ट में जो जी ए के क्वेश्चन आया, जी के क्वेश्चन आया 50-50, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए। तो मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको आंसर्स चेक करने हैं कि आपने क्या टिक किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जी ए में कितना बन रहा है, क्योंकि जी ए में ही सबका मतलब थोड़ा सा रहता है, डाउट रहता है कि इतना कैसे क्या होगा। बाकी तीनों सब्जेक्ट को तो देख ही लेते हैं। ठीक है, तो मैं मोटा मोटा अगर आपको बताऊं तो ये 5 टॉपिक से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। आपके जो गवर्नमेंट स्कीम्स के एलोकेशंस होते हैं कि किस फंड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, या फिर बिड किया गया है, या फिर यूज़ किया गया है, या फिर इन्फ्यूज़ किया गया है, जो भी है। ठीक है, तो इन सब से गवर्नमेंट स्कीम एलोकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। आप देखिए चलिए कि आराम से 8 से 9 क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिल गए थे। और वो बहुत सिंपल थे, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट स्कीम वाला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, तो मेरा थोड़ा सा एज यहाँ पे मिल गया था मुझे। बहुत बेसिक जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उसी में से था। गवर्नमेंट स्कीम ज़्यादा है नहीं वैसे भी, अगर आप ठीक से प्रिपेयर करेंगे तो 40 to 50 गवर्नमेंट स्कीम्स थी, जिसमें से 7 से 8 थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, बाकी सब मतलब मोटा मोटा सबको ऑलमोस्ट पता ही रहता है, बस थोड़ा सा उसको डीपली पढ़ना रहता है। तो गवर्नमेंट स्कीम के एलोकेशन से क्वेश्चंस आए थे कि कितना फ़ंड एलोकेट किया गया है एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम को। फिर जनवरी से मार्च तक का जो हमारा फाइनल क्वार्टर था, जो फाइनेंशियल एंडिंग वाला फाइनल क्वार्टर था, तो उसके करंट अफेयर्स ठीक ठाक पूछे गए थे। मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था कि बैंकिंग के आएंगे, वैसे उतने क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन करंट अफेयर अगर आपने डेली का जनवरी से भी पढ़ा हुआ है, उसको ठीक से रिवाइज किया है, तो आपने ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए थे। करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, मतलब जो एक डायरेक्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन सिंपली अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसके भी ईजिली मिल जाते हैं अगर आप ठीक से करते तो। देन वी हैव इंटरनेशनल न्यूज़। मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ ठीक ठाक आई थी। और मतलब क्वेश्चन का ये है कि अब क्वेश्चन ज़्यादा डीप कोई से भी नहीं आए थे, मतलब ऑलमोस्ट सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही थे। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार तो क्वेश्चन उन्होंने ऐसे फ्रेम किए थे कि उन्होंने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे दिया कि जैसे अटल पेंशन योजना है, तो अटल पेंशन योजना के लिए इनमें से कौन सी एलिजिबिलिटी नहीं है। फिर दे दिया ए बी सी करके, A B C ऐसे दे दिया कि ये फिर ऑप्शन दे देते कि ऑप्शन वन कि ओनली A and B, फिर ऑप्शन टू ओनली सी। तो ऐसा उन्होंने इस बार नहीं किया, उन्होंने सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन पूछा, 5 ऑप्शन दिए, अगर आपको आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। तो ऐसा सिंपल था। इंटरनेशनल न्यूज़ के थोड़े क्वेश्चन थे, लेकिन मतलब कनेक्टेड क्वेश्चंस मिलने दिख रहे थे कि अगर आपने इंटरनेशनल न्यूज़ ठीक से कवर किया पिछले 5-6 महीने का, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही क्वेश्चन थे, तो अगर आपने ठीक से कवर किया है तो आपको उसमें भी आराम से 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली टिक हो जाते हैं आपके। ठीक है, इस बार हमको सरप्राइज़ ये मिला कि जीए में मतलब पॉलिटी के क्वेश्चन भी थे। उसमें एक क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सा पर्टिकुलर ड्राफ्टिंग कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, फ्रेम करने के लिए मतलब पार्टिसिपेट नहीं की थी। तो ये मुझे मतलब जैसा हमारा सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये इररिलेवेंट लगा कि ऐसा ये मतलब ये क्वेश्चन क्यों है। लेकिन अगर आप जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मतलब ये जनरल नॉलेज था, कि अगर आपका जनरल नॉलेज मतलब जनरली जो आपको पता होना चाहिए अगर वैसा है, तो उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन मतलब बैंकिंग एग्जाम में मुझे उसका समझ में नहीं आया कि क्यों उसको पुट किया गया है। देन साइंस एंड टेक के क्वेश्चन थे। साइंस एंड टेक के, अभी साइंस एंड टेक वाले क्या थे कि मतलब जो इसरो और नासा ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कौन से मतलब हमारी स्पेस एजेंसी ने और किसी कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ क्या किया है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। तो ये भी मुझे 5 से 6 क्वेश्चन मिल गए थे। अब मैंने ये मतलब साइंस एंड टेक मैंने नहीं किया था, तो ऑब्वियसली बात है, तो मैंने ये टिक नहीं किए थे। तो मोटा मोटा आपका इसी के ऊपर ही फ्रेम था सारा। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि यूपीआई वाला क्वेश्चन आया था कि यूपीआई मतलब कौन से प्लेटफॉर्म का यूपीआई में सबसे ज़्यादा सर्च हुआ है, तो वो फ़ोन पे था। सेम एक आरबीआई का एक
SORR का एक नया वो आया था, रेपो रेट आया था, तो उसमें ओ का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका मतलब ओवरनाइट था। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी बहुत थे। अगर आपने पिछले मतलब 3-4 महीने के करंट अफेयर में अगर आपने मोटा मोटा जो मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो आपने पढ़ा है, और आप मतलब 3-4 महीने का आपने पढ़ा है और आपको याद है, तो आपने ठीक ठाक क्वेश्चन टिक कर लिए होंगे। ठीक है, अगर आपका ऐसा रहा है कि नहीं बस पढ़ लिया और फिर पता नहीं है क्या कैसे, या फिर आधा आधा याद आ रहा है, तो फिर आपके लिए वो थोड़ा प्रॉब्लम रहा होगा एग्ज़ाम में। बाकी इतना कुछ मतलब जी इतना कुछ खास टफ नहीं था। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपके 15 प्लेस अटैम्प्ट है तो वो गुड अटैम्प्ट है, कि अगर आपने 15 प्लेस अटैम्प्ट कर लिया है तो आपने मतलब ये भी सही है। ऐसा नहीं कि आपने बस तुक्का मार दिया कि हाँ ठीक है लग रहा है तो लगा दिया, नहीं। अगर आपके 15 ऐसे क्वेश्चन बने हैं कि हाँ आपने पढ़ा और आपको हिट हो गया कि हाँ इसका तो ये था, तो फिर आपके अच्छे नंबर है। अगर 15 के ऊपर आपका अटैम्प्ट है और आपको लग रहा है कि रॉ मार्क्स आपका 12-13 नंबर बन जाएगा, तो मतलब 2 डिजिट में अगर आपका स्कोर बन जाता है जीए में, तो एक गुड है। ठीक है, मेरे इसमें 25 मैंने किए हैं। 25 में को मुझे लग रहा है कि 25 में से मेरा 1 या 2 ही गलत हो सकता है, बाकी मेरे ठीक ही रहेंगे। क्योंकि जो ये SORR वाला मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें मैंने शायद इसमें कुछ और टिक कर दिया। इसमें मैंने ऑफशोर शायद मैंने टिक कर दिया था, तो वो मुझे उतना श्योर नहीं है। बाकी ठीक है, देखते हैं। ठीक है, जीए था। अब इन्होंने क्या किया था कि पहले जीए स्टार्ट किया, मतलब थ्योरी वाले पहले कर लिए, जीए इंग्लिश फिर क्वांट फिर लास्ट में रीजनिंग था। तो इसके बाद हमारा इंग्लिश ओपन हुआ था। इंग्लिश मुझे ठीक लगा, मतलब टफ़ नहीं था, टफ़ तो बिल्कुल नहीं था, मतलब ठीक था, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट से इजी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन कर रहा था। रीडिंग कंप्रीहेंशन आए थे, मतलब बहुत लंबे नहीं आए थे, मतलब छोटे छोटे ही आए थे। छोटा मतलब इन द सेंस कि जितना प्री में आता उतना बड़ा नहीं था, उससे थोड़ा छोटा था, कॉम्पैक्ट था, लेकिन उसको मतलब रीड आउट करने में थोड़ा सा आपका एफर्ट लग रहा था, कि मतलब उसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना पड़ा, थोड़ा सा फोकस लगाना पड़ रहा था। क्वेश्चन बहुत सारे आए थे उसके, मतलब 5-5 6-6 क्वेश्चन ऐसे करके आए थे, तो ये एक अच्छा था कि चलो कि अगर रीडिंग कॉम्पिटिशन आपने कर लिया तो एक अच्छा नंबर बन जाएगा। फिर एरर डिडक्शन आए थे, मल्टीपल टाइप वाले आए थे, कि उसमें आपको पूछा था कि इनमें से कौन से में एरर नहीं है। तो A B C मतलब 3 लाइन दे रखी है आपको, 3 लाइन में एरर आपको फाइंड करना है। फिर आपको दे दिया कि ओनली A and B, ओनली B and C, ओनली C, ओनली D। तो ये थोड़ा सा था कि अगर आपका एरर डिटेक्शन अच्छा नहीं है, कि अगर आप नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं, तो फिर तो मतलब क्योंकि इसमें ये है कि आपको तीनों मतलब 3 सवाल आप सही करेंगे तब जाके आपका एक ठीक बनेगा, उसमें भी आपका श्योरिटी नहीं है कि आप सही आंसर टिक कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन आए थे, मतलब ये मुझे थोड़े टफर साइड पे लगे। RC मुझे ठीक लगी, RC इजी थी, ये मुझे थोड़ी टफर साइड पे लगी, कि अगर मतलब एक होता है ना कि मतलब एरर डिटेक्शन प्री के तो ऐसे होते हैं कि ठीक है वो मतलब मार्क्स गेन करने में ही काम आते हैं, लेकिन मेंस में मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस पे आप रिलाई कर सकते हैं कि हाँ ठीक है थोड़े से अटैम्प्ट बढ़ जाएंगे। देन क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट जो था वो भी ठीक था, डेंस था, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डेंस नहीं था लेकिन ठीक था। उसका पैराग्राफ भी अच्छा खासा लंबा था, मतलब 11-12 लाइन का उसका पैराग्राफ था, और शायद 5 उसमें 5 फिलअप्स थे उसमें, और वो कैप्स उसमें अच्छी यूज़ की थी। इसमें बस एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये था कि इसमें आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सूटेबल नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उनमें से एक तो था ही कि मतलब एक तो वही था कि नॉट रिक्वायर्ड, या नॉट रिक्वायर्ड, या फिर मतलब इनमें से कोई सा भी नहीं, या फिर मतलब हाँ मतलब हर ऑप्शन में अलग अलग ही दे रखा था उसमें, कि इनमें से कोई सा भी इस सेंटेंस में नहीं फिट हो सकता है। तो उसमें हमको देना था कि उसमें से 3 तो आपको सिनोनिम ही मिल जाएंगे, एक था जो अलग था थोड़ा, जो इसमें फिट बैठेगा। तो आपको वो मतलब ये उल्टा पूछा था इन लोगों ने, उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कौन सा फिट होगा, इन्होंने ये पूछा था कि जो फिट नहीं होगा इसमें वो आपको बताना है। 3 ऐसे थे जो फिट हो रहे थे, लेकिन एक ऐसा मिल रहा था जो फिट नहीं हो रहा था, तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना था। अगर आपने उसको ठीक से नहीं पढ़ा है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, ऐसा ही सेम रीजनिंग में भी एक आया था, वो बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ये भी मुझे लग रहा है कि आपने कर लिया होगा ठीक से। और फिर मल्टीपल वर्डस्वैप्स थे, ये अच्छे क्वेश्चन थे वर्डस्वैप वाले। इसमें आपको पूछ रखा था जैसे कि एक लाइन दे रखी है, उसमें बीच में एक जगह बोल्ड कर रखी है, फिर एक और लाइन दे रखी है, बीच में एक और जगह बोल्ड कर रखी है, फिर आपको ऑप्शन में 2 मतलब फ्रेजल वर्ब्स या फिर छोटे मोटे सेंटेंस है, 3 वर्ड मिला के 2 दे रखे थे। तो आपको ऐसे ढूंढना था कि जिसके दोनों मिला के इन दोनों को रिप्लेस करते हो। ठीक है, तो ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग था ये वाला, लेकिन ये वाले ईजी थे। ठीक है, तो ये भी हो जाते। इसके अलावा स्टार्टर्स थे जो कि मैं नहीं किया था, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट ये था। अभी हम क्या करते हैं स्टार्टर्स में कि हम ऐसे करते हैं कि प्री में जो आते हैं उसमें ए दे दिया, या फिर ऐसे वाले भी आते हैं, ये आते हैं ना कि ऐसे बॉक्स बने होते हैं, इसमें एक दे रखा है, 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 फिर यहाँ पे दे रखे जैसे कि अल्तो दे दिया कि ठीक है अल्तो। तो अब इसको ऐड करना है, तो हम ढूंढते थे कि ठीक है इससे इन दोनों को हम मिला सकते हैं, तो हम ढूंढते थे कि ठीक है A and B ऐसे करके आता था ना,
ऑप्शन ए में, तो उसको टिक करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। अब मेंस वाले में उन्होंने क्या था, इन्होंने 3 दे रखे थे, एक ही क्वेश्चन में 3 लाइन दे रखी है। अब इस तीनों को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ए बी सी करके दे रखा था कि इनमें से किसी वर्ड से इन तीनों को आप आपस में एक मिला के एक पर्टिकुलर सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट सा था, क्योंकि थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाना किसी चीज़ को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये था। फिर इसके अलावा बेसिक फिलअप्स भी थे कि एक सिंगल लाइन वाले फिलअप्स भी आए हुए थे, वो बहुत थोड़े सी थे, और बाकी सब ये था। इसके अलावा मैंने कुछ खास अटैम्प्ट करे नहीं। इसमें मैंने 27 अटैम्प्ट करे हैं, जिसमें से मेरा मेन मेरा जो इसमें स्कोर बना है वो रीडिंग वाले पार्ट में बना है, कि मतलब वो कैब वाली पार्ट में इतना नहीं बना है जितना रीडिंग वाले बना है। आरसी मैंने आपको एक बताई, लेकिन आरसी 2-3 आई थी छोटी छोटी, एक बड़ी थी 2 छोटी थी। फिर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बीच बीच में थे, गैप गैप में थे। एंड अपार्ट फ्रॉम एक मुझे कॉलम वाला याद नहीं आ रहा है, कॉलम वाला कोई सा क्वेश्चन था जो मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा इतना ही था, बहुत ज़्यादा मतलब ये भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, डिसेंट सा सेक्शन था, ठीक ठाक। अगर आपने किया होगा 30, मतलब इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है कि 27 का मेरा ये थोड़ा कम है। आप मेरे हिसाब से 30+ इसमें आप इजीली कर सकते थे। अब देखो, मैं तो काफ़ी टाइम से बैंकिंग का पढ़ा नहीं हूँ। SBI क्लर्क ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम था जो मैंने अभी दिया था, तो बैंकिंग एग्ज़ाम इसके बाद मैं नहीं दूंगा। इसके बाद मैं दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करा, तो उसमें मैं थोड़ा स्विच करूँगा। तो SBI क्लर्क ये मेरा बैंकिंग का लास्ट एग्ज़ाम था, तो मैंने काफ़ी टाइम से बैंकिंग का पढ़ा भी नहीं था, वो तो मेरा प्री हो गया था, तो मैं चला गया था कि ठीक है मे भी होम पोस्टिंग मिल जाएगी इससे। ठीक है, तो लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लिश वाला सेक्शन अगर आपने ठीक से पढ़ा है, मॉक टेस्ट वगैरह दिए है, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल से कोई मॉक नहीं दिया, ना ही प्री का ना ही मेंस का, बैंकिंग वाला। तो इंग्लिश का मुझे लग रहा है कि 30+ ईजिली जा सकता था अगर आपकी डिसेंट तैयारी है। मतलब अगर आपका लेवल इतना है कि आप मेंस तक पहुंच रहे हैं, तो 30+ इसमें जाना चाहिए था। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्वांट ओपन हुआ था। अब इस बार मुझे क्वांट बहुत अच्छा लगा, मतलब क्वांट इन्होंने इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, मतलब एक होता ना कि ठीक है इजी क्वेश्चन दे दिया, फिर थोड़ा मॉडरेट आ रहा है, फिर टफ आ रहा है, मतलब एक बढ़िया करके एकदम दिख रहा था कि हाँ ठीक है, सबका ध्यान में रखते हुए इन्होंने सेक्शन बनाया है कि जिसको मतलब जो थोड़ा बिगिनर टाइम पहली बार आके मेंस दे रहा है वो भी ना डरे, वो थोड़ा कुछ तो क्वेश्चन बना पाए, ऐसा ना हो कि बैठा है तो वो 45 मिनट चली गई ऐसी। ठीक है, तो क्वांट खुला था, सिंप्लीफिकेशन थी बहुत ईजी थी, मतलब बहुत ईजी थी, बहुत ईजी सिंप्लीफिकेशन थी, मतलब RRB क्लर्क वाली सिंप्लीफिकेशन थी, ऐसी मुझे लग रही थी कि इतनी ईजी सिंप्लीफिकेशन मेंस में कैसे आ गई। ठीक है, फिर मिक्स नंबर सीरीज़ थी। अब मिक्स नंबर सीरीज़ कैसी थी, मतलब क्वेश्चन दे दिया आपको जैसे कि जैसे ABCD, तो ये आपको एक तो आपको दे दी पूरी, ठीक है, एक आपको पूरा पैटर्न बता दिया। फिर अगले वाले में आपको क्या किया, जैसे अगले वाले में UVW, फिर ये डॉट है ना, ये गैप आ गया, फिर ये मान लेते हैं ऐसे करके दे दिया। ठीक है, 2 जगह नहीं, जैसे 3 जगह था, तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पैटर्न से आपको ये निकालना है। अब ऐसे यहाँ पे भी दे ही रखा था, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 दे रखा है। अब इस 1 2 3 पे क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आपने ये पैटर्न यूज़ किया, इस पैटर्न का यूज़ करके आपने इस पैटर्न पे अप्लाई किया, तो आपको 1 2 3 की वैल्यू मिल गई। जब आपको 1 2 3 की वैल्यू मिल गई, अब इसी पे बेसिस 3 या 4 क्वेश्चन थे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे दिया कि 1.5, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं बड़ा भी। ठीक है, 1 2 3 को हटा के हम लिख लेते हैं कैपिटल में ABC। ठीक है, तो इसमें से दे देगा 1.5A प्लस 3.6B प्लस, है ना, 7.5Y, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, इक्वल टू का मतलब कुछ नहीं था, ये है, ये मतलब ये ऐसे करके, मतलब जो आपका वैल्यू निकला है इसी पे बेसिस पे फिर आपके क्वेश्चन बने हुए थे बहुत सारे। ठीक है, तो ये तो था आपका इसको मिटाता हूँ पहले, इरेज। ठीक है, सिम्प्लीफिकेशन आपका हो गया, मिक्स नंबर सीरीज हो गया, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक जो थे वो आपके थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि थोड़ा सा ना वो लेंदी था, मतलब लेंदी इन द सेंस कि लेंदी भी नहीं था, वो थोड़े से मतलब ऐसे थे कि आपको वेरिएबल्स दे रखे थे, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही वेरिएबल्स दे रखे थे। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम था, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन था, तो उसमें ये था कि उन्होंने बताया था कि एक पर्टिकुलर चीज़ सेलिंग प्राइस पे बिकती है, ठीक है, SP पे बिकती है, पर SP पे ना बिक के अगर वो MP पे बिकती है तो उसको 40% का प्रॉफिट होता है। फिर उन्होंने बताया था कि
जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो था 11/5, ऐसे कुछ दे रखा था। तो उन्होंने पूछा था कि जो मार्क प्राइस है वो क्या था, नहीं कॉस्ट प्राइस ही पूछा था आपसे कि कॉस्ट प्राइस की एक्चुअल वैल्यू क्या थी। तो ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने इसको एकदम बेसिक से किया होता एक्स लेके कि हाँ ठीक है ये इतना है, ये इतना है, कि अगर 10/4 का प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको 5:7 कर देंगे, तो मतलब अगर आप बेसिक से करते हैं तो इसको टाइम लगता, 2-3 मिनट लग जाता, लेकिन एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन ये ठीक से बन जाता। ठीक है, तो ये आया था। फिर आपके अर्थमेटिक के और क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन बोला, आपके आए थे एजेस वाले क्वेश्चन आए थे। और अर्थमेटिक का क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि अगर मैं उसको रेट करूँ तो मतलब मेरे को वो थोड़ा सा मॉडरेट लगा। ऐसा नहीं था कि आप जैसे अर्थमेटिक, वैसे मेरे को पिछले सालों में ये लगा है कि अर्थमेटिक मैं क्वांट में सबसे पहले चूज़ करता था, क्योंकि मेंस में अर्थमेटिक जाके चूज़ करते थे हम उसको और वो बन जाते थे। लेकिन इस बार उसको करने में थोड़ा सा मतलब एफर्ट लग रहा था। वो हम उसको कैलकुलेट कर रहे थे, फिर वो गलत कैलकुलेट, मतलब उन्होंने ऐसे अच्छे से पिक कर रखे थे नंबर कि कैलकुलेशन वो गलत भी हो रही थी। ठीक है, तो या हो सकता है कि शायद मेरी प्रैक्टिस छूट गई, तो मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे अर्थमेटिक में थोड़ा सा लगा कि अर्थमेटिक में थोड़ा सा हैवीनेस था, कि अगर आपका बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा अगर आपकी तैयारी है, अच्छी आपकी तैयारी है, तो वही आप उसको कर पाते ठीक से, वरना वो आप मतलब वो वरना फिर आपको सारे स्किप करने वाले ही लगते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन था। फिर एक आपका टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क वाले में ये था कि दो लोग 1.5 गुना काम, मतलब जितना काम होना है उसका 1.5 गुना काम इतने दिन में करते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ एक और बंदा ऐड हो जाता है, तो वो अलग मतलब किसी और डेज, कुछ और नंबर ऑफ डेज में करता है। तो फिर जो पहले के दो लोग थे उनमें से एक को लिया था, और बाद में जो ऐड हुआ उसको एक को लिया था। कि तो वो पूछा था कि जैसे मैं इसको बताता हूँ, जैसे ए और बी मिलके 1.5 टाइम्स का वर्क 10 डेज में करते हैं। ए बी सी मिलके, ठीक है, 1 का मतलब जितना होना था उतना ही काम मान लेते 4 दिन में करते हैं। तो पूछा था ए और सी मिलके कितने दिन में करेंगे, और उसके बीच में भी वेरिएबल दे रखा था सी का, कि सी की एफिशिएंसी ए और बी की तुलना में इतनी है। तो ये भी थोड़ा ऐसा था कि एक के बाद एक लिंक था, मतलब लिंक पे लिंक वो बने जा रहा था। अगर आप ठीक से करते तो हो जाता वो भी। ठीक है, तो अर्थमेटिक के बेसिकली ऐसे ही सवाल थे, मेरे ख्याल से 8 या 9 के आसपास सवाल थे, और उसमें से 4-5 ठीक से करने लायक थे, बाकी थोड़े से ऐसे ही थे कि आप उसमें टाइम ही कंज्यूम करवा लेते अपना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पाई चार्ट डीआई में। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आया कैसे था। अब मैं पता नहीं इसका बस वेरिएबल्स ना भूल जाऊँ मैं इसके। कितना मुश्किल है बोला बनाना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा था। हम मान लेते इसमें थे ABCDE थे, ABCDE। तो इसकी टोटल वैल्यू थी, मतलब इसने टोटल वैल्यू दे रखी थी 8,000। 8,000 पे एक की वैल्यू थी 1760। कितने हो गए ये, हो जाएंगे आपके 16 यानी 22%। तो शायद ए की वैल्यू शायद 22% थी, और इन दोनों के मिला के आ रहे थे 3120। तो 3120 के लिए हमको चाहिए 60, 1360। ठीक है, तो 1360। ठीक है, ठीक है, तो ये थी। और शायद सी की वैल्यू 17% दे रखी थी, इसकी वैल्यू दे रखी थी 2x प्लस 3%, जितना मुझे याद आ रहा है। इसकी वैल्यू थी x%, और इसकी वैल्यू थी x प्लस, इसकी वैल्यू थी x प्लस 11%, x प्लस 8%। 8 और 3 11 बन रहे थे। ठीक है, तो ये टोटल दे रखा था आपको ऐसे करके। ठीक है, ये डेटा दे रखा था ABCDE, ई का, हाँ ई का दे रखा, तो हम इसको बाद में ABCDE करके, अब ये आपको 1760 ए का पता ही था, बी का 1360 आपको पता था। 17% ये होगा ना, 17% अगर हम करेंगे, ठीक है, 80 और 56, 80 और 56। ठीक, ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करने के बाद हम कितने हो गए, 3,000 और 3120। ठीक है, तो ये आ रहा था, तो हमको इसको सॉल्व करके करना था 3120 की वैल्यू है ए और सी। तो यानी BDE। अब BDE क्या है, देखो BDE की वैल्यू क्या है, बी है x%, ठीक है, और E है ये 2x। तो ये आ रहा था आपका 3x प्लस 11% प्लस x%, है ना, इक्वल टू कितना आएगा, कितना बच गया ये बच गया आपका 4880। अब ये 11% की वैल्यू कितनी आएगी,
8 और 8 880, तो ये 880 कट जाएगा, यानी 4000, यानी ये 11% हट जाएगा, यानी 3x प्लस x% की वैल्यू 4000। मतलब ये आपको करके फिर सॉल्व करना था। फिर 5 क्वेश्चन थे, ये मुझे करने में 3 बार लगा था, 3 बार करने के बाद ये हुआ था। ठीक है, तो ये पाइजेट वाला था। तो ये अगर आपने ये मतलब ये थोड़ा सा दिमाग वाला था कि अगर आपने स्टार्टिंग में आपको क्लिक हो जाएगा कि ये जो x% है इसको आपको 3x में ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये x% अलग चीज़ है और वो 2x वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये आप अगर ठीक से कर लेते तो ये आराम से आपका 5 नंबर यहाँ से बैठ जाता। देन आपका था डबल बार ग्राफ DI था। अब डबल बार ग्राफ DI में आपका ये था कि पता नहीं कुछ आइटम दे रखा था, शायद मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड वाला कुछ ऐसी था, आइटम दे रखा था। तो उसमें दे रखा जैसे ए है, तो ए है तो ए की ये वैल्यू दे दी कि इतना पर इतना, जैसे एक टोटल नंबर दे दिया था 900, तो 900 में से मान लेते इतना मैन्युफैक्चर्ड हुआ है 60%, तो उस 60% में से इतना परसेंट मान लेते 80% सोल्ड हुआ है। तो ऐसे करके बी का भी दे रखा था, ऐसे बी का दे रखा है तो बी का भी कुछ परसेंटेज दे रखा है। तो ये इजी था, ये इतना टफ नहीं था। देन वी हैव टेबल DI। टेबल DI वाला ये थोड़ा मुझको मतलब लगा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का था, मतलब मुझको तो डिफ़िकल्टी लेकर आता कि पता नहीं क्या पूछ लिया इन लोगों ने। अब उसमें ये था वीज़ा की एप्लीकेशन आई है और वीज़ा ग्रांट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा था परसेंटेज, जैसे 80% पर सिर्फ एक ही दे रखा था। फिर यह दे रखा था जैसे कि 6000 रुपये, 6000 8000। फिर यह दे रखा था परसेंटेज कि इसका 70% अलाउट हुआ है, इसका 30% अलाउट हुआ, इसका 40 ऐसा अलाउट हुआ। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा आया था। तो वो मुझे थोड़ा सा ये 80% वाला मुझको अजीब लगा कि 80% क्या कहाँ से आया, तो मतलब ठीक है, बाद में समझ में आ गया था। लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन था कि मतलब ये जो 2 DI थी, ये दोनों एक पाई वाली एक टेबल वाली थी, ये थोड़ा सा ट्रिकी वाली थी कि अगर आपको क्लिक नहीं हो रहा है तो आप अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक केसलेट था, वो मैंने नहीं पढ़ा था तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो ठीक ठाक लेंदी मुझे लग रहा था। और उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो Q1 Q2 बेस्ड थे। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक दे दिया क्वांटिटी 1, उसमें आपको पूछा था इंटरेस्ट के बारे में कि पर्टिकुलर टाइम पे इतना इंटरेस्ट मिलता है। फिर Q2 दे दिया, उस पर आपको डायरेक्ट एक सम दे रखा था, तो वो पूछा था कि Q1 और Q2 की वैल्यू में से, मतलब ये वाले कुछ आपने देखेंगे काफ़ी सारे मॉक्स में भी अब आने लग गए। तो ले देखिए मोटा मोटा ये इतना ही था, इसमें इतना ही आया था। और ठीक है, इतना ही ये आपका मतलब इसी के आसपास सारा आपका मेंस था। बाकी इक्का दुक्का किसी सिंपल टॉपिक से मतलब एक सिंगल क्वेश्चन वगैरह आ गए होंगे तो आ गए होंगे। अब उतना टाइम था नहीं कि पूरे सारा ही देख लूँ, सब मतलब देखा सब था लेकिन अब उतना याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरे अटैम्प्ट हुए थे 23। ठीक है, GA में 25, इंग्लिश में 27, क्वांट में 23, रीजनिंग में 17। हाँ, रीजनिंग में 17, जबकि सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वही है मेरा। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग मुझे लगा कि पिछले साल के मुकाबले रीजनिंग इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि वो थोड़ा मतलब जो होता है ना कि मतलब हम मॉक्स में देखते हैं कि हाँ ठीक है सेम टाइप के ही क्वेश्चन चले आ रहे हैं, लेकिन हम फिर मतलब एग्ज़ाम में मुझे लगा कि फेमिलियर करने के लिए थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी रखे गए थे कि हाँ ठीक है कम से कम स्टूडेंट थोड़ा सा फेमिलियर रहे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन मैंने मॉक्स में किए तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन थोड़ा सा डराने के लिए या फिर थोड़ा सा फंसाने के लिए भी वैसे जैसे क्वेश्चन रखने चाहिए वैसे क्वेश्चन भी रखे गए थे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन था आपका, मैं पहले सारी पजल्स बता देता हूँ। ठीक है, एक गेम बेस्ड पजल थी। ठीक है, गेम बेस्ड पजल में ये था कि उसमें एक कंप्यूटर सेंटर होता है, उसमें 5 दिन 5 लोग जाते हैं, 5 दिन 5 लोग जाते हैं, कुछ मतलब गेम्स वगैरह खेलने के लिए गेम पार्लर होता है उसमें जानते हैं। तो उनका सबका स्लॉट फिक्स होता है कि इतने इतने स्लॉट पे वो लोग जाएंगे और इतने इतने टाइम तक खेलेंगे। तो वो थोड़ा मुझे लगा कि हाँ डिफ़िकल्ट है, तो ये मैं आधा बनाया था आधा छोड़ दिया। फिर था डेस्टिनेशन बेस्ड, ये मुझे लगा कि आसान होगा पर ये नहीं था, लेकिन मतलब अच्छे से बन गया था ये, मतलब मैंने जो पहले कंडीशन ली थी उसी में बन गया था। तो इसमें था कि जो डेस्टिनेशन बेस्ड है ये 9 लोग थे, तो ये जा रहे थे जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर में। डेट थी आपकी शायद 5/10/18 थी या 5/12/18 थी। ठीक है, तो ये था तो ये इजी था, ये आपने जैसे क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही थे। इसमें ये था कि ये 10 लोग, ये ऐसे 9 लोग थे, उस 9 लोग में से हर एक का कोई ना कोई सिटी दे रखा था। जैसे ABCD ऐसे करते करते आई तक दे दिया आपको 9 लोग, फिर सिटी दे दिया आपको पुणे, गुड़गांव,
फिर दिल्ली, सूरत, ऐसे करके आपको 9 अलग अलग सिटी दे रखी थी। तो ये काफ़ी इजी था, काफ़ी इजी तो नहीं था, मतलब मेंस के लेवल के हिसाब से देखे तो हाँ ठीक है, डूएबल था। ठीक है। उसके बाद स्लॉट बेस था। अब स्लॉट बेस वाले में ये था कि एक हिल दे रखा था, हिल पे लोग चढ़ते हैं। अब ये लोग कितने थे, मुझे लोग याद नहीं आ रहे कि कितने लोग थे। अब ये चढ़ते हैं। अब इनका क्या है कि ये चढ़ने में लेंगे 1 घंटा, उतरने में लेंगे 1 घंटा, और एक बार में एक ही बंदा चढ़े। जैसे मतलब 10 बजे कोई बंदा चढ़ रहा है तो 10 बजे 2 लोग नहीं चढ़ेंगे। तो अपने बेसिकली आप उसको फिक्स कैसे करेंगे, स्लॉट से, कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, फिर 13 को एक ले लेते हैं, ये 14, ऐसे करते करते। ठीक है, तो ऐसे करते करते 6 या 7 से, इतना मुझे पता है। ठीक है, फिर ये अब ऊपर तो जा रहे हैं, अब ऊपर जाके कुछ टाइम तक ये रुकेंगे। ठीक है, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा, और मैक्स 4 घंटे रुक सकते थे। तो अगर जैसे ये 10 बजे ए जा रहा है, वो 3 घंटे रुक रहा है, तो वो कितने बजे आएगा, 11, 12 और 1, तो यानी वो 1 बजे नीचे आएगा। तो ऐसे करके आपको सबका बताना था कि कौन कितने बजे जा रहा है, कौन कितनी देर रुक रहा है, यानी कौन कितनी देर बाद नीचे आ रहा है, यानी कितने बजे नीचे आएगा। और कैंप में आने का जो लास्ट टाइम था वो 5 बजे का था। ठीक है, तो कैंप पे आने का जो लास्ट टाइम था वो 5 बजे का था। तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने थे। तो उतना कुछ खास डिफिकल्ट था नहीं मेरे को, मतलब ठीक लगा ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी ठीक था। और एक आपका डेस्टिनेशन वाला जो पजल था वो भी ठीक था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थे। फिर मुझे और कोई पजल क्यों नहीं याद आ रहा है, हाँ एक और पजल था आपका ब्लड रिलेशन के बेस पे, वो आपका था सर्कुलर वाला। अगर आपने इसको सिर्फ पहली लाइन पढ़ के सर्कुलर देख के उठा लिया था, और बाद में फिर आपने आगे देखा अरे इसमें तो ब्लड रिलेशन है, जैसे कि दे रखा कि बी के 2 छोड़ के राइट में जो है वो बी की वाइफ बैठी है, फिर आप अलग से बना रहे होंगे कि हाँ ठीक है बी की, वैसे वाइफ नहीं था, बी का स्पाउस था। ठीक है, तो इसके अगर आपने अंकुश लांबा सर की वीडियोस देखी तो आपको इजीली बन जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे बी का स्पाउस दे दिया स्टार, तो यहाँ पे भी आपने रख दिया स्टार। ठीक है, तो ऐसे आपने कैसे करते करते फिर बाकी कहा था कि इसका फादर ये है, तो उसका फादर आप जैसे मान लो ए का फादर कहीं बैठा, तो ए का जो फादर है उसका हम ले लेते हैं हैश। तो मान लेते हैं ए का फादर बी के स्पाउस के जस्ट बगल में बैठा है, तो यानी हैश या तो यहाँ होगा या हैश या तो यहाँ होगा। मतलब ये ठीक रहता है ये, मतलब इसमें आपको सब में एक यही करना होता है कि आपको सबको एक सिंबल देना पड़ेगा, तब भी आप इसको ठीक से बना पाएंगे। और एट दी एंड में आपको पास 3 या 4 ही सिंबल होंगे, और 3 या 4 सिंबल के अगेंस्ट में आपको 3 या 4 मेंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ आपका ब्लड रिलेशन सॉल्व हो जाएगा और एक तरफ आपका पजल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये वाला पजल आया हुआ था। ठीक है, कोडेड इनक्वलिटी थी, ये मैंने देखी भी नहीं क्योंकि ये थोड़ा मुझे ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लग रही थी। मतलब मेरे को लग रहा था कि हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और 1-2 नंबर के लिए इतना घुसना किसी चीज़ में ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मैं जब ये सारे क्वेश्चन देख रहा था तो मुझे इनपुट आउटपुट दिखा। इनपुट आउटपुट का मुझे अच्छा लगा पैटर्न। देखो उसका पैटर्न ये था, 5 वर्ड ले लेते हैं, मान लेते हैं ABC, DEF, GHI, JKL, MNO। ठीक है, तो इसमें क्या करना था, अब ये तो मैंने सीधे ही लगा दिया, इसको इधर उधर करेंगे तो मतलब हम ले लेते हैं कि ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ नहीं है। GHI, DEF, MNO। तो इसमें क्या करना था, जैसे ए वाला है, पहले वाले में ए वाला यहाँ आ जाएगा, और ABCD करके सबसे लास्ट वाला कौन है, ये वाला है, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद ए के बाद बी मतलब ए के बाद बी से कोई वर्ड नहीं है, सी से नहीं, डी से है, तो ये डी वाला उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये एम से जस्ट पहले वाला कौन सा है, जे वाला है, जे वाला यहाँ आ जाएगा, बाकी सब ऐसे आ जाएंगे। तो 3 स्टेप के बाद अब हम मान लेते हैं 3 स्टेप के बाद अभी कौन कहाँ आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी भी यहाँ पे ABC ही है, ABC DEF। तो अगले स्टेप में, चौथे या 5वें स्टेप में था इसको मर्ज कर दो। तो अब मर्ज करके भी क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि ये नहीं होके मतलब ABC यहाँ होता है, ABC DEF, तो इसको मर्ज करना था। मर्ज करके अल्फ़ाबेटिकली लगाना था, ABCDEF ऐसे करके। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली लगाने के बाद इसको फिर दोबारा तोड़ना था हाफ हाफ में, हाफ हाफ करने के बाद दोबारा ये ABCD आ गया, ABC। अब ये मैंने क्योंकि पहले से ले रखा है अल्फ़ाबेटिकली, तो ये दोबारा अल्फ़ाबेटिकली आ गया। आप लोग रहोगे सेम, पर सेम नहीं होता वो वैसे। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप में क्या था कि पहले वाले में एक जोड़ के ऐसे कर दिया बस। ठीक है, तो ये ऐसे था, ये सिंपल था, उतना कुछ खास नहीं था। मतलब ये ऐसा था कि आपने अगर डर के छोड़ दिया है तो फिर तो गलती कर दी है, लेकिन अगर आपने उसको उठा लिया था और
देख लिया कि इजी था और सॉल्व हो गया तो आपके पास नंबर अच्छे से बन जाते। ठीक है, तो यह था। फिर 2 नंबर प्रॉब्लम्स आई थी। फिर इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिन्होंने पूछा कुछ और था और लोगों ने शायद टिक कुछ और कर दिया होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन ये था वो वाले, अब आपके क्या थे, अब इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हैं वो थे या तो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, या फिर इन्फरेंस वाले, या फिर कॉज एंड इफेक्ट वाले। ठीक है, ठीक है, ये वाले थे। अब इसमें 3 क्वेश्चन लगातार आ रहे थे स्टेटमेंट वाले कि ठीक है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट से नीचे के 2 कंक्लूजन या फिर नीचे से के दोनों कंक्लूजन में से कोई एक कंक्लूजन को कंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन उसी के ठीक बीच में एक बार पूछ लिया गया था कि कौन सा किया नहीं जा सकता। तो अगर आपने वो ध्यान नहीं दिया और आपने टिक कर दिया कि कौन सा किया जा सकता है तो फिर वो काम ख़राब हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो ये रीजनिंग वाला पार्ट था, इतना ही रीजनिंग आपका आया था। बहुत मतलब बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, पज़ल थी। इसके अलावा ही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये पज़ल मुझे अब याद नहीं आ रही, पज़ल और पज़लें थी। तो पज़ल का अच्छा खासा क्वांटिटी था कि अगर आप चूज़ करते रहोगे और एक उठाते रहोगे चूज़ करते रहोगे तो आपका 1 2 3 तो बन जाता। तो मेरे को लग रहा है कि ये अगर आपने रीजनिंग भी ठीक से किया होगा, अगर आप मतलब रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हो तो 25 प्लस आपके आराम से अटैम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 आपके जीए में हो जाते हैं आराम से। ठीक है, इंग्लिश में 30 प्लस आराम से हो जाते हैं। क्वांट में मैंने कितना बताया था, क्वांट में भी क्वांट में शायद मैंने नहीं बताया है। ठीक है, तो क्वांट में मेरे कितने हुए, मेरे 23 हुए। तो मुझे लग रहा है कि मेरे 23 है अगर तो 25 प्लस ईजिली जा सकता था और इसमें भी 25 प्लस ईजिली जा सकता, 50 80 और 95 मतलब 90 प्लस का स्कोर अगर मतलब आपका बन रहा है तो मतलब आप समझ जाओ कि आप एक ठीक ठाक लेवल पे हो। कट ऑफ हालांकि उतना नहीं जाएगा जितना डिफ़िकल्टी लेवल था। तो मैं अगर कट ऑफ की बात करूँ, ठीक है, कट ऑफ मैंने देखो दिल्ली से भरा था और दिल्ली का ऑलमोस्ट यूपी के बराबर ही रहता है। यूपी यूके इन सब का ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है, मतलब थोड़ा बहुत मार्क्स का ही ऊपर नीचे रहता है। तो दिल्ली का मुझे लगता है कि अगर आपको दिल्ली में एसबीआई क्लर्क का मेंस क्वालिफाई करना है तो नियर 65 के आसपास का कट ऑफ रहेगा। ये 65 से कम होने के चांसेस मुझे उतने नहीं लग रहे जितना मुझे बढ़ने के लग रहे। तो हम ले सकते हैं कि रेंज 65 से 70 की रेंज में जनरल का कट ऑफ, यूआर का कट ऑफ रहेगा। यूपी का हम उससे 2-3 नंबर कम मान सकते हैं कि 62 से 66 के बीच में। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है पिछले साल के पेपर के अकॉर्डिंग। वैकेंसी वगैरह इस साल वैसे ज़्यादा है तो होपफुली मैं होप करता हूँ कि थोड़ा सा कट ऑफ जो आपका है वो कम ही हो जाए। ठीक है, तो मेरे अटैम्प्ट अगर देखें तो मेरे कितने अटैम्प्ट हुए हैं, मेरे 25 अटैम्प्ट हुए हैं जीए में, फिर 23 अटैम्प्ट हुए हैं मेरे क्वांट में, फिर 17 अटैम्प्ट हुए हैं मेरे रीजनिंग में, फिर 27 अटैम्प्ट हुए हैं मेरे उसमें क्या कहते हैं किसी एक में तो गड़बड़ हुई है, 25 27 23 17। आर यू श्योर? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इंग्लिश का है, क्या हो गया, ठीक है, ये इंग्लिश का है, ये मैथ का है, फिर ये आपका ये किसका था, ये इंग्लिश का है, ये मैथ का है, ये रीजनिंग का है और ये जीए का है। तो ये कितने हो गए, दिस इज़ 40 एंड दिस इज़ 52, यानी 92 का मेरा है। जीए में मैं मान के चलो, मतलब मैं इसमें एक्यूरेसी मान के चलता हूँ कि मेरे इसमें 7 से 8 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। हम 8 मान लेते हैं कि अगर 8 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 2 नंबर कम होंगे। 8 क्वेश्चन गलत होते हैं तो ये मेरे हो जाते हैं 84 इसे 2। तो मैं मान के चलता हूँ कि नेट 80 के आसपास का मेरा स्कोर बनना चाहिए और होपफुली सब कुछ ठीक से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही था। आपको अगर एग्ज़ाम के मतलब मैंने वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, बहुत मैंने कोशिश की कि मोटा मोटा ही बताऊं ताकि थोड़ा आपको बस डिसेंट एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्या था। मतलब मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ताकि अगर आपने पहली बार मेंस दिया है तो आपको समझ में आ जाए कि ठीक है कि मेंस ऐसा ही आता है या नहीं आता है, या फिर आपने ही कुछ गड़बड़ किया या फिर आपका कैसा गया है, वो आइडिया लगाने के लिए। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मतलब क्वेश्चंस वगैरह के लिए मैंने उतना नहीं किया था। ठीक है, आपको अगर पर्टिकुलरली अपने मेंस के रिगार्डिंग कुछ मुझसे पूछना है कि आपका ऐसा गया है, आपका इतना स्कोर बन रहा है, या कुछ आपको डाउट लग रहा है कि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है पढ़ने के बावजूद,
तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे तो हम उस पर ज़्यादा अच्छे से बात कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करनी है आप इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, मैं एक्टिव ही रहता हूँ वहाँ पर यूजुअली। और अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल टाइप का चीज़ चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप मुझे वो भी मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, पर मैं उसको शेयर करूँगा टेलीग्राम पे। ठीक है, ताकि सबको मिल जाए वो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताया हूँ। कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं ट्राई करूँगा कि उसमें मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।